नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। हमने छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और भिलाई में जगह जगह सरकारी जमीनों पर बनती मस्जिदों को आपको दिखाया कि किस तरह से लैंड जिहाद हो रहा है। इस लैंड जिहाद शब्द से कुछ लोगों को आपत्ति थी, लेकिन हमने कैमरे में उस सच को दिखाया जो एक साजिश के तहत चुपचाप हो रही थी, जहां उस खबर से कुछ बड़े भांडाफोड़ हुए। और अब जो नया कानून बन रहा है, जेपीसी ने संसद में अपनी जो रिपोर्ट रखी है उसमें वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के अनुसार जिस जगह मस्जिद बन जाए वो हर हाल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसे काले कानून को समझते हुए वो कुचक्र रचा गया था, लेकिन अब जब कानून में बदलाव हो रहा है तो यहाँ हमें गहराई से समझना होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में भिलाई स्टील प्लांट की सरकारी जगह पर, केंद्र सरकार की जगह पर एक नहीं बल्कि दो मस्जिदें आजू बाजू बनती रही। सरकारी स्कूल की जमीन पर एकड़ों में मस्जिद तानी जा रही है। ये सब हो रहा है अपनी दुकान चलाने के लिए। मस्जिद के सामने वाली इलाके पर मुस्लिम मार्केट खोल दिया गया। वक्फ बोर्ड के उस काले कानून की समाप्ति का अध्याय शुरू हो चुका है। भारत की संसद में जेपीसी ने जो रिपोर्ट रखी उसका सीधा असर छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत पर होगा। किस तरह से ये नया कानून अपना असर दिखाएगा, इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। जमीनी हालात को हम आपको दिखाएंगे तो आपको शायद यकीन नहीं होगा। 4 महीना पहले जो इमारत बननी शुरू हो गई थी, आनन फानन में वो मस्जिद तन कर खड़ी हो गई है। सितंबर की वो तस्वीर आज फरवरी में किस तरह से एक बड़े मस्जिद का आकार ले चुकी है, इसे भी आपको गहराई से समझना होगा। एक मस्जिद के बाजू में दूसरी मस्जिद का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सरकारी जमीन पर चल रहा है, पूरी तरह अवैध चल रहा है, डंके की चोट पर चल रहा है। इस पूरी हकीकत को समझने से पहले नए कानून में जो बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव के बाद लैंड जिहाद करने वाले लोगों के मंसूबों पर कैसे पानी फिरेगा, उस पर हम विश्लेषण करेंगे। संसद को सौंपी गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि देश की राष्ट्रीय महत्व की करीब 280 स्मारकों पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर अपनी जायदाद घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय महत्व की इमारतें ज्यादातर दिल्ली में हैं। इसमें कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, जहांआरा बेगम की कब्र, कुतुब मीनार का वो इलाका जहां पे आयरन पिलर यानी लौह स्तंभ आपने देखा होगा, इल्तुतमिश का मकबरा जैसे स्मारकों पर वक्फ का दावा है। एएसआई द्वारा सौंपी गई स्मारकों की लिस्ट को देखा। एक समय देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 रजिस्टर्ड संपत्तियां थी। आज 9,40,000 एकड़ जमीन पर 8,72,000 अचल संपत्तियां हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि सिर्फ 13 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दुगनी से कहीं ज्यादा हो गई। इस वक्त रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड जिस तरह से पूरे देश में कब्जा करना चाह रहा था और जो तस्वीरें मैंने आपको छत्तीसगढ़ के भिलाई से दिखाई वो एक साजिश का हिस्सा है। पुराने कानून के अनुसार, जहां वक्फ बोर्ड के पुराने कानून में सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के अंतर्गत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर सिर्फ दावा कर ले तो उनके दावा मात्र से उस जमीन पर उनका कब्जा हो जाता था। उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था, जबकि नए प्रस्तावित कानून के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। पहले सिर्फ ट्रिब्यूनल की ही दादागिरी चलती थी, वो भी ऐसा ट्रिब्यूनल जिसके पूरे सदस्य मुस्लिम होते थे। अब जो दूसरा बड़ा बदलाव हो रहा है वो ये है, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं माना जाएगा। इसी तरह जो और बदलाव हुए हैं कि ट्रिब्यूनल के फैसले को ही आखिरी माना जाएगा, उसे चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन नए कानून के अनुसार अब ऐसा नहीं होगा, हाई कोर्ट में से चुनौती भी दी जाएगी। और जो मैं मस्जिद वाली बात का जिक्र कर रहा था, पुराने कानून में जहां जिस जगह मस्जिद बन जाए वो जगह हर हाल में वक्फ की अपने आप हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने की मस्जिद वाली साजिश बिल्कुल नहीं चलेगी। इसी तरह पुराने कानून के अनुसार जहां वक्फ बोर्ड में
में महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों को सदस्यता नहीं मिलती थी। नए प्रस्तावित बिल के अनुसार अब महिलाओं को भी स्थान मिलेगा और दूसरे धर्म के लोगों को भी स्थान मिलेगा। जब देश की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश इस हद तक सफल हो गई है, कानूनी संरक्षण मिला था 1995 के अलावा 2013 में उस समय की जो कांग्रेस की केंद्र में सरकारें थी उनके द्वारा जो असीमित अधिकार दिए, उससे कहीं पहले 1954 में नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने वक्फ का कानून बनाया था और एक साल के भीतर यानी 1955 में ही अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाने का उसमें संशोधन भी कर दिया। इस समय देश के अलग अलग राज्यों में 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। सरकारी खर्चे पर, आपके और हमारे टैक्स के पैसे पर किस तरह से पलने बढ़ने वाले इस वक्फ बोर्ड ने देश की संपत्ति पर असीमित कब्जा करने की जो रणनीति बनाई थी उस पर वो काफी हद तक सफल भी हुए। उस पर अब जब तुषारपात होने वाला है तो मैं आपको ग्राउंड जीरो की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है भिलाई के 32 बंगले इलाके की। ये तस्वीर है भिलाई के हुडको के उस इलाके की जहां सेंट्रल एक्साइज की बिल्डिंग है। आप अगल बगल देख सकते हैं, एक नहीं दो मस्जिदें सरकारी जमीन पर पूरी तरह अवैध कब्जे से एक बनने को तैयार है। पहली छोटी सी बनाई गई थी, वहां कुछ अस्थायी अनुमति ली गई थी, लेकिन वो अनुमति मात्र अस्थायी थी। लेकिन आप देख रहे हैं ऑन कैमरा, हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये कोशिश की कि आपको तस्वीर दिखाएं। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सेंट्रल एक्साइज की बिल्डिंग भी आपको नजर आ रही होगी। ये बिल्डिंग के बाएं तरफ का हिस्सा है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप देखिए किस तरह से दाएं तरफ भी ये एक और नई मस्जिद बनकर तैयार है। अब इसी मस्जिद की मैं आपको 4 महीना पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद हजरत बिलाल। बाकायदा इसका नामकरण किया गया है। लंबे चौड़े सरकारी भूभाग पर कब्जा किया गया है। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के अनुसार ऐसा लग रहा होगा ये कब्जा करने वालों को कि हमने मस्जिद बना दी, अब ये जगह परमानेंट हमारी हो गई। यदि इसे हटाया जाएगा तो मामला सांप्रदायिक रंग लेगा, इसलिए सरकारी अधिकारी इस पर हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन जो नए संशोधन वाले कानून सामने आ रहे हैं वक्फ बोर्ड के, वहां उनकी हसरतों पर पानी फिर सकता है। ऐसी साजिश इसी भिलाई में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 यानी सूरत से लेकर कलकत्ता तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, इस राजमार्ग के किनारे सैलानी वाले बाबा की मजार के सामने जिस तरह का कब्जा किया गया, और वो हाई कोर्ट के आदेश पर, कोई सरकार की इच्छा से नहीं, किसी नेता की इच्छा से नहीं, हाई कोर्ट के आदेश पर यह अवैध निर्माण, उसकी बाउंड्री वॉल गिराई गई। लेकिन अभी भी ढेर सारे वहां कब्जे हैं। वक्फ बोर्ड भी इसे अपनी प्रॉपर्टी तब मान लेगा जब स्थानीय कब्जेदार ये बता दें ये काम हमने किया है, ये हम दान में दे रहे हैं। यदि वहां मस्जिद बन गई तो वहां अपने आप वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा। इसी तरह भिलाई के फरीद नगर इलाके में, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की, ये एक सरकारी स्कूल है, पूरे और माध्यमिक विद्यालय। फरीद नगर का ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ करीब 70% भूभाग पर कब्जा कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन बनाने के लिए बाकायदा पहले ईदगाह, उसके बाद नूरी मस्जिद बना दी गई। जब मस्जिद बना दी गई तो अपने आप वक्फ बोर्ड का वो पुराना काला कानून काम करता। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूल की जमीन पर बीते 2-2.5 सालों में ये बाकायदा मुस्लिम कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। ये आज की ताजा तस्वीर है। अब मैं आपको 2 साल पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं जहां सिर्फ एक दुकान बनी हुई थी, वो भी अधूरी बनी हुई थी। लेकिन आनन फानन में ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सरकारी स्कूल की जमीन पर बना दिया गया। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया। छोटी सी एक इमारत है बगल में स्कूल की। इस कब्जे वाली लैंड जिहाद की साजिश को अंजाम देने के लिए ऐसा माहौल बनाया गया कि उस स्कूल के प्रभारी प्राचार्य नौशाद खान ने भी साजिशकर्ताओं का भरपूर साथ दिया और बच्चे नजदीक के ही एक नई बनी इमारत में चले गए। हालांकि बाद में जब हो हल्ला हुआ तो बच्चों को वापस जो इमारत की जगह बची हुई थी स्कूल की, वहां वापस लाया गया। लेकिन ये जो कब्जा हुआ है, एक बार फिर आप गौर से देखिए किस तरह से सरकारी स्कूल की जमीन पर यह कब्जा हुआ है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बनाने की ये साजिश का अंजाम आप देख रहे होंगे कि किस तरह से 3-4 सरकारी जमीन ही नहीं बल्कि फरीद नगर के नजदीक ही है शांति नगर, यहां भी आप देख सकते हैं। यहां तो बाकायदा एक पूरे सरकारी मैदान को ही नामकरण कर दिया गया, मदरसा बनाया गया, मस्जिद बनाया गया, सरकारी जमीन पर
कब्जा करने का ये कुचक्र आप ऑन कैमरा एक बार फिर गौर से देखें। शांति नगर की इस मस्जिद का नाम रखा गया है मस्जिद तैयबा। इतना ही नहीं, जो खाली मैदान है वहां पर लंबा चौड़ा कई एकड़ का मैदान है, उसका भी नामकरण कर दिया गया हसनी हुसैनी खानखा ग्राउंड। ये ग्राउंड भी हो सकता है बाद में पुराने कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड की संपत्ति या उसकी मिल्कियत बनाने की साजिश होती, लेकिन उससे पहले जेपीसी ने संसद में जो रिपोर्ट रखी है, जो संशोधन रखे गए हैं, उसे सरकार ने सभी यानी 14 संशोधन को स्वीकार कर लिया है। जेपीसी में 16-11 के बहुमत से बिल में संशोधन पास हो गया है। विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत 44 संशोधन गिर गए। ऐसे में एनडीए गठबंधन को वक्फ संशोधन बिल पेश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां में गहराई से समझना होगा, गरीब और गुर्बत की जिंदगी जीने वाले मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड में कोई स्थान नहीं था, कोई मुरव्वत नहीं थी। वहां कुछ प्रभावशाली लोगों का जिस कदर कब्जा था और उनके विरुद्ध जो आपराधिक प्रकरण दर्ज थे, उस पर यदि हम गौर करें तो वक्फ बोर्ड को लेकर सरकारी डेटा जो जारी किया उसके अनुसार अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक 506 शिकायतें वक्फ बोर्ड की मिली थी, जिसमें 194 शिकायतें अवैध रूप से वन भूमि पर अतिक्रमण और स्थानांतरण के संबंधित है और 93 शिकायतें मुतलवी या वक्फ बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ है। सरकार ने ट्रिब्यूनल कोर्ट की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया तो पाया कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में 40,951 मामले लंबित हैं, जिसमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रतिबंधित संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष जहां एकजुट नजर आ रहा है, एक स्वर में बात कर रहा है, उनके 3 एजेंडे काम कर रहे हैं। भ्रम फैलाओ, भ्रम दिखाओ और भय का माहौल बनाओ, ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को वोट बैंक के रूप में हमेशा की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जनहित का यहाँ कोई विषय नहीं है, इसे लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है और ओवैसी और दूसरे मुस्लिम नेता जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो हद ही कर दी। उन्होंने अपनी तुष्टीकरण की भाषा को आगे बढ़ाते हुए मस्जिद के बाद गुरुद्वारा, मंदिर और दूसरे धर्म स्थलों को भी जोड़ दिया। ऐसे मौका पर नेताओं के बयानों को आप संक्षेप में एक एक कर सुने और गौर करें, इनकी भाषा क्या वाकई देश के हित में है या अपने स्वार्थ के लिए ये वोट बैंक की तैयारी कर रहे हैं। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। तो साहब समझा रहे हैं कि कौवा कान लेकर चले गया, लेकिन कान तो हमारे बाजू में ही है। अब इन तुष्टीकरण वाले नेताओं के बाद मोदी और योगी इस बारे में क्या कहते हैं, इसे भी जानना समझना जरूरी है। भारतीय राजनीति में हिंदू से जुड़ा हुआ एजेंडा हो और मुस्लिम तुष्टीकरण की, तो ऐसे में इन दो बड़े नेताओं के बयान का भी काफी महत्व बढ़ जाता है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की या ग्राम पंचायत की, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल
करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ आपने गौर किया होगा, ओवैसी कह रहे थे मुसलमानों का हक छीन जाएगा, मस्जिद छीन ली जाएगी, दूसरे मुस्लिम नेता भी इसी भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन असलियत जनता समझती है, आम मुसलमान भी समझता है कि किस तरह से सीए का कानून भारत के किसी भी मुसलमान के विरुद्ध नहीं था, लेकिन जिस तरह का वितंडा किया गया, जिस तरह का रायता फैलाया गया, वहाँ पब्लिक समझ गई, जनता समझ गई कि विपक्षी ये चाल काफ़ी गहरी है। जो देश हित के विरुद्ध बात कर रहे हैं, जिस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, जिस तरह का भय का माहौल बना रहे हैं, वैसी ही भाषा पाकिस्तान और हमारे विरोधी देश करते हैं। विपक्षी पार्टियों को भी समझना चाहिए, ऐसी विचारधारा को समझना चाहिए कि क्या ऐसी बातों से हमारे देश का कोई हित होता है, ऐसी बातों से हमारे देश का जो नुकसान हो रहा है उसे जनता समझ रही है। वह कानून के संशोधन को लेकर जो पहल की जा रही है वह हमें गहराई से समझना होगा। जब देश का 1947 में विभाजन हुआ था तो वह सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले समुदाय में से सिंधी और पंजाबी वर्ग के लोग थे। मैं खुद सिंधी समुदाय से आता हूं। जिस तरह से सिंधी समुदाय ने त्रासदी झेली वो मैंने अपने परिवार के बड़े लोगों से समझी, लेकिन गौर करना होगा इसका कभी इतिहास नहीं लिखा गया। जानबूझकर उन काले सच को छुपाया गया, लाखों हत्याएं कर दी गई, आधा पंजाब ले लिया गया, बंगाल के भी 2 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन सिंध का पूरा इलाका पाकिस्तान को दे दिया गया। वो इलाका जो हिंदू बाहुल्य था, लेकिन जिन्हें सताया गया, जिन्हें जबरदस्ती विस्थापित किया गया, उनका अपराध ये था कि वो हिंदू थे, लेकिन उनके लिए कोई उपचार नहीं किया गया, कोई आरक्षण नहीं दिया गया, किसी तरह का वजीफा नहीं दिया गया, कोई पैकेज नहीं दिया गया। बावजूद इसके जिन्होंने अत्याचार सहा, उस समय की राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण वो लाखों परिवार अपने ही देश में निर्वासितों की जिंदगी जीते रहे। आज देश की आज़ादी के करीब 78 साल बाद जब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं तब भी अपना हक नहीं मांग रहे हैं। लेकिन जो अपराध हुआ था वो कश्मीर फाइल फिल्म के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि आखिर कश्मीर में क्या हुआ था। उससे भी कहीं बड़ा जेनोसाइड सिंध में हुआ था, बंगाल में हुआ था, पंजाब में हुआ था। देश के टुकड़े टुकड़े किए गए थे और वो काला इतिहास छुपाया गया। आधा अधूरा सत्य झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसी साजिशें चलती रही। देश के विभाजन के बाद क्या कारण थे? जो मुस्लिम विस्थापित हो गए उनकी संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए और कई गुना ज़्यादा बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए। पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, लेकिन भारत में राजनीतिक कारणों से धर्मनिरपेक्षता का ढिंडोरा पीटा जाता रहा। जबकि बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में जो कानून बना था वहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ था, पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा गया था। 1976 में जब आपातकाल था, विपक्ष और मीडिया जेल में जबरदस्ती डाल दिए गए थे, तब इंदिरा गांधी ने चुपके से धर्मनिरपेक्ष भारत बनाकर वक्फ बोर्ड को बाद में कांग्रेस की सरकारों ने असीमित अधिकार दिए। इस कड़वी हकीकत को स्वीकार करना होगा। अब वक्त है सुधार का। समस्या है तो समाधान भी होना चाहिए। एक स्वर में राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहिए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।